इंडियन हिस्ट्री का हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है वैदिक सिविलाइजेशन। इससे पहले जो टॉपिक है हमारा बेसिक टॉपिक इंडस वैली वाला, वो ऑलरेडी आपकी जो प्लेलिस्ट बनाई गई है एसएससी हिस्ट्री वाली, वहाँ पर ऐड कर दिए, वहाँ पे जाके देख सकते हो। और अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, इसे जल्दबाजी में सब कुछ आपके सामने लिखा है। अगर नहीं पढ़ा जाए तो टेंशन मत लेना, मैं बोलता जाऊँगा, आपने सुनते जाना है। और अगर अपने नोट्स बना रहे तो नोट्स बनाते जाना है। फिलहाल सुनते जाओ, इस टॉपिक में क्या रहने वाला है आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। वैदिक, अगर हम कल्चर की बात करें, वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, दो पार्ट्स में है। एक है अर्ली वैदिक, एक है लेटर वैदिक। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं अर्ली वैदिक पीरियड की। वेदास की बात करेंगे, चार तरह के वेदास हमारे पास हैं। आज हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ ऋग्वेद के बारे में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जब हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की बात करेंगे। जो बाकी के तीन वेदास हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझाया जाएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखते जाना, एक एक पॉइंट को समझते जाना। क्वेश्चन कहीं से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। स्टार्टिंग करते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ये वो टाइम है जब वेदास को लिखा गया था, एक तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि इससे पहले वेदास जो है वो कहीं लिखे नहीं गए थे, एक दूसरे को सुनाते जा रहे थे। जो भी बातें होती थी एक दूसरे से डिस्कस किया करते थे, याद करी जा रही थी, एक दूसरे को सुनाई जा रही थी, इस तरह से आप कह सकते हो। तो इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आने वाले टाइम पे हम समझेंगे। फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम आज सिर्फ वो कवर करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि वैदिक सिविलाइजेशन है दो पार्ट्स में, एक अर्ली वैदिक, एक लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसका टाइम होता है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड जाएगा, वो हो जाएगा अर्ली वैदिक पीरियड। फिर आगे 1000 से लेके 600 तक जब हम जाएंगे वो हो जाएगा लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? ऋग वेदास के बारे में पढ़ना। तो हम ऋग वेदा के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ऋग वेदा की बात करेंगे, जितने भी वेदास हैं उन सभी में से सबसे पुराना कौन सा है? ऋग वेदा है, यानी कि ओल्डेस्ट वेदा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा, चारों वेदास के नाम दिखे होंगे, आपने ऋग वेदा को टिक कर देना है। आपसे पूछे कितने हाइम्स है इसमें, कितने प्रेयर्स या कितने मंत्र वगैरह लिखे गए हैं ऋग्वेद में, तो 1028 हाइम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना। ऑप्शंस में कई सारे अलग अलग वैल्यूज दी होंगी, आपने 1028 को टिक कर देना है। कितने वर्सेस इसमें रहने वाले हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, कितने वर्सेस लिखे गए हैं ऋग्वेदा में। और कितने मंडलाज में डिवाइडेड है, कितने बुक्स में डिवाइड आप इसे कह सकते हो, तो 10 मंडलाज में डिवाइड है, 10 मंडल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडलाज है, कितने मंडलाज में डिवाइडेड है, 10 मंडलाज में डिवाइडेड है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाया जा रहा है। मैं मानता हूँ शायद से आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही होगी, बट मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनते जाओ। अगर नोट डाउन करना हो तो नोट भी डाउन करते जाना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। नोट्स अगर आप बनाओगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये ऋग्वेदा में है क्या? कई सारी प्रेयर्स की कलेक्शन है, जो हम मंत्र वगैरह यूज करते हैं, मंत्रों को उच्चारण करते हैं, वो सारी जो प्रेयर्स हैं वो सारे इसी ऋग्वेदास में मेंशन करी गई हैं। तो ऋग्वेदास में आपको क्या देखने को मिल रहा है? कई सारी प्रेयर्स की वहां पे कलेक्शन देखने को मिलती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड किसे कहा जाता है? ऋग्वेदा को ही कहा जाता है। कई सारे एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया करता था, द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड किसे कहते हैं भाई? ऋग्वेदा को कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर जहां पे भी ऋग्वेदा होना था वो टिक कर देना था। आगे चलते हैं। अब ऋग्वेदास की बात करेंगे, इसमें ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो 10 मंडलाज हैं इसमें जो 10th वाला मंडला है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पुरुष सूक्ता देखने को मिलेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 10th मंडला क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें 4 वर्णों वाला जो सिस्टम है वो दिया गया था। जो वर्ण सिस्टम था, 4 वर्णों में डिवाइडेड सोसाइटी, वो वर्ण सिस्टम जो था वो 10th मंडला में दिया गया था। कई तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम किसमें था? 10th मंडला में था। कितने तरह के वर्ण सिस्टम था? 4 तरह का वर्ण सिस्टम था। अब वो समझ लो कौन से वर्ण थे। सोसाइटी किन 4 पार्ट से बंटी हुई थी? सोसाइटी बंटी थी 4 पार्ट्स में। ब्राह्मण हुआ करते थे, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्रा। इन 4 पार्ट्स में सोसाइटी बंटी हुई थी। ब्राह्मण्स किन्हें कहा करते थे? वो जो टीचर होंगे, प्रीस्ट होंगे, सिखाने का काम करेंगे, ज्ञानी होंगे, उन्हें ब्राह्मण कहा जाएगा। आगे चलते हैं, क्षत्रिय की बात करेंगे। क्षत्रिय कौन हो जाएगा? जो भी वॉरियर, जो भी युद्ध लड़ेगा उसे वॉरियर की कैटेगरी में रखा जाएगा, वॉरियर कहा जाएगा। वैश्य कौन हो जाएगा? जो भी मर्चेंट्स होंगे, फार्मर्स होंगे, जो व्यापार करेंगे, वो सारे वैश्य की कैटेगरी में आ जाएंगे। और शूद्र कौन हो जाएंगे? एक तरह से दूसरों को सर्व करेंगे, सर्वेंट्स की कैटेगरी आप बोल सकते हो, वो शूद्र की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो 4 तरह की कैटेगरीज थी। ब्राह्मण का बेटा अगर वॉरियर है तो उसे ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय कहा जाएगा। बाय बर्थ ऑक्यूपेशन नहीं आएगा। जो जाति है वो बाय बर्थ नहीं होगी, बाय वर्क होगा, आपका कर्म क्या उसके हिसाब से आपकी
जाते डिसाइड होगी। हम बात करें ऋग वैदिक पीरियड की, ये कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, इसमें भी किसी तरह का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे चल लेते हैं। आर्यंस, मेनली वैदिक सिविलाइजेशन में है क्या, आर्यंस की सेटलमेंट थी। तो आर्यंस की बात करेंगे, वो कहाँ पे रहा करते थे, वो सप्त सिंधु वाले इलाके में रहा करते थे। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों का जो ग्रुप था उस इलाके में रहा करते थे। वो नदियां कौन सी तरह से, इंडस थी, इसका नाम वहां पे सिंधु मेंशन है, रावी है, इसका नाम वहां पे पुरुषनी मेंशन है। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि इंडस का नाम क्या है, रावी का नाम क्या है। झेलम जिसे वितास्ता कहा जाता है, ब्यास विपाश कहा जाता है, चेनाब अस्कनी कहा जाता है, सतलुज शतुद्री कहा जाता है, सरस्वती सरस्वती कहा जाता है। ये 7 नदियों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, इनके एंशिएंट नाम वगैरह क्या थे, इसमें भी किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। और आगे चलते, और इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो गायत्री मंत्र, फेमस गायत्री मंत्र है, वो ऋग्वेद के कौन से, गायत्री मंत्र किसमें है, ये भी ऋग्वेद में ही है। कौन से मंडला से लिया गया है, थर्ड मंडला से लिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सबसे यंगेस्ट या सबसे लॉन्गेस्ट मंडल कौन से हैं, फर्स्ट और जो 10th मंडला है, फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला मंडला है वो यंगेस्ट भी है और सबसे बड़े भी हैं। तो कितने सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन चुके हैं, ये आपके सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे चलेंगे, वहां पे पॉलिटिक्स की बात करेंगे, किस तरह की सोसाइटी, सोसाइटी तो 4 पार्ट से बंटी हुई थी। पॉलिटिक्स की बात करेंगे, वहां पर एक हुआ करता था सभा। सभा में कौन, जैसे आज होता है लोकसभा राज्यसभा या ये कैबिनेट वगैरह, इस तरह से मैं बात करूं, जो सभा हुआ करती थी, सभा में कौन होते थे, जो भी एल्डर बुजुर्ग होंगे, जो बड़े खास इंसान होंगे, वो उस सभा वाले जो भी मीटिंग्स वगैरह होगी वहां पे पार्टिसिपेट क्या करेंगे। समिति में कौन आ जाएगा, हर एक फैमिली का कोई ना कोई मेंबर होगा जो समिति को बिलोंग करेगा। गाना क्या होता था, जो भी सोल्जर्स की असेंबली होगी वो हो जाएगी। विधाता, जो भी ट्राइबल्स की असेंबली हो जाएगी वो हो जाएगी। ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आप इसे कह सकते हो। आगे यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि आर्यंस आए कहाँ थे, कुछ कहते हैं कि बाहर से आए थे, कुछ कहते हैं कि इंडिया के रहने वाले थे, अलग अलग थ्योरीज हैं, अभी एग्जैक्ट किसी का भी नहीं पता। लेकिन हाँ, मैक्स मिलर के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक जी के अकॉर्डिंग आर्कटिक रीजन से आए थे। दयानंद सरस्वती जी के अकॉर्डिंग तिब्बत वाले साइड से आए थे। और कुछ का मानना है कि इंडिया के रहने वाले थे। आर्यंस के बारे में यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मेन काम क्या करते थे, कैटल रियरिंग, गाय वगैरह चरवाने का काम क्या करते थे, हॉर्स भी उस टाइम पे देखने को मिलता था। जो इंसान कितना अमीर है कितना गरीब है वो किस हिसाब से डिसाइड होता था, उसके पास गाय कितनी है, अगर वो ज्यादा होंगी तो वो ज्यादा इंसान अमीर होगा, अगर कम होगी तो वो थोड़ा गरीब होगा। तो 176 टाइम्स गाय नाम, जो गौ नाम जो है वो मेंशन करा गया ऋग्वेद में, तो गाय के बारे में मेंशन करा गया। और जिसके पास ज्यादा गाय होंगी, ज्यादा अमीर हो जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता था, गोमत कहा जाता था। इसके पास ज्यादा गाय, मतलब जैसे आज अरबपति लखपति कहते हैं, लखपति ने अरबपति बोल देंगे इस तरीके से, तो वो गोमत है, जैसे वहां पे कहेंगे ज्यादा गाय वगैरह उसके पास है। जैसे आज रुपए ज्यादा है, डॉलर ज्यादा है, अमीर है, उस टाइम पे गाय ज्यादा है तो अमीर है। सोसाइटी की बात करेंगे, यूनिट क्या चलती थी, सबसे छोटी यूनिट कुला, मतलब एक फैमिली, फैमिली को कुल कहा करते थे, और जो कुल का हेड होगा उसे कुलापा कहा जाता था। फिर फैमिलीज मिलकर क्या बनाती थी, ग्राम, ग्राम जिसे आज के विलेज कहते हैं, वो ग्राम बनाया करते थे। ग्राम का हेड कौन हो जाएगा, ग्रामनी हो जाएगा। फिर कई सारे विलेज मिलके क्लैन बनाया करते थे, विशु कहा जाता था, इसका हेड कौन हो जाएगा, विशपति हो जाएगा। जैसे होता है ना कि कई सारे गांव मिलके, लोगों फैमिलीज मिलके गांव बना दिए, गांव में मिला के तो एक जैसे ब्लॉक बना दिया, डिस्ट्रिक्ट बना दिया, डिस्ट्रिक्ट मिलके स्टेट बना दी, स्टेट मिलके पूरा नेशन बना दिया। वैसे सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, गांव ने मिलके विश्व बना दिया, विश्व ने मिलके जना बना दिया, उसका हेड गोपा हो जाएगा। और कई सारे जना ने मिलके राष्ट्र बना दिया, जिसका हेड जो है राजन, सबसे बड़ा टॉप में कौन आ जाएगा, राजन आ जाएगा। तो क्या उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज है, उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। विडोज, विडोज को दोबारा शादी करने का अधिकार था, इसे नाम दिया गया नियोग, NIYOG, नियोग इसे नाम दिया गया। जो भी विधवा है वो, जिसकी हस्बैंड की डेथ हो गई, वो अपने हस्बैंड के भाई से शादी कर सकती है, इतना राइट उनके पास था उस टाइम पीरियड पे। तो उस टाइम पे चोरियां हुआ करती थी, वो गाय को लेकर चोरी हुआ करती थी, गाय वगैरह चोरी हो गई इस तरह से। और अगर किसी को पनिशमेंट भी मिलती थी, वो भी गाय की टर्म से मिलती थी, तुमने ये अपराध किया है, तुम्हें इतनी गायें देनी होंगी, समझ गए हो, जैसे जुर्माना लगता था ना, वो गाय के दम पे जुर्माना लगता था। अगर मर्डर कर दिया तो 100 गायें तुम्हें लुटानी पड़ेगी, इस तरह से चलता था वहां पे। और वुमेन्स की पोजीशन जो थी वो अच्छी पोजीशन थी। वुमेन पोइट्स भी वहां पर देखने को मिले, कुछ फेमस नाम अपाला गोसा जैसे कुछ फेमस नाम आते हैं ऋग्वैदिक पीरियड से। आगे बात करेंगे, पूजा किसकी करते थे, सबसे फेमस इंद्रा, जिसे सबसे ज्यादा माना जाता था, रेन बारिश के भगवान। अग्नि, फायर गॉड, सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट जो भगवान जिन्हें माना जाता था उस टाइम पीरियड पर। वरुण, पानी वाले भगवान। सोमा, प्लांट्स। और सोमा एक ड्रिंक भी हुआ करती, जिसे आज में भांग कहते हैं ना, वैसे रिलीजियस सेरेमनी पे उसे कंज्यूम किया जाता था। आगे मैरिज एज कितनी थी, 16 से 17 साल थी उस टाइम मैरिज की एज हुआ करती थी। और गेम्स, गैम्बलिंग जिसे होते हैं ना, वो लूडो खेला करते हैं आज के टाइम पे, उसी तरीके के वो, अगर महाभारत देखेंगे तो पासे वो खेला करते थे ना, वैसे गेम वो खेला करते थे।
ये रेसिंग वगैरह, घोड़े की रेसिंग वगैरह किया करते थे, या म्यूजिक डांस के भी शौकीन हुआ करते थे, इस तरह की गेम्स भी वहाँ पे खेला करते थे। डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूनिट होती थी गवयुति कहा जाता है, और टाइम मेजर करने के लिए गोधुली यूनिट होती थी, ये आपके सामने आ जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम अगर बात करेंगे ऋग वेदास को लेकर हैं। अभी आपका वैदिक सिविलाइजेशन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इसके बाद जो बाकी के 3 वेद और हैं, हमने खाली ऋग वेद के बारे में पढ़ा, बाकी के 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद की बात करेंगे, वो आगे पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जो स्किप हो चुके हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में जब हम लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तभी जाके हमारा वैदिक सिविलाइजेशन कंप्लीट होगा। और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपको इसका एमसीक्यू सेशन देखने को मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही साथ अगर आपने एसएससी एमटीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, अगर नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो। वहां पर भी आपको अलग अलग टेस्ट मिलते रहेंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट मिलते रहेंगे, और आने वाले टाइम पर कई सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अपडेट हो जाएंगे। हो सकता है वीडियो को भी बाद में देख रहे हो तो वहां पे कई सारे टेस्ट अपलोड भी हो चुके होंगे, आपने वहां पे जाके अटेम्प्ट करने। जब आप अटेम्प्ट करोगे वहां पे लीडर बोर्ड भी देखने को मिलता है। आप जब एक पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां पे सब्जेक्टिव टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर वो टेस्ट 150 बच्चों ने एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो आपको पता लगेगा आपकी रैंकिंग 67 आ रही है, यानी कि 66 स्टूडेंट्स अभी भी आपसे आगे हैं, आपको और मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप टॉप पे चलो इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस है, हाँ पे मेरी तैयारी तो बहुत सही चल रही है बाकी के कंपैरिजन में, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइस सिर्फ 99 रुपीज वहां पे रखा गया, ज्यादा है ही नहीं है, कोई भी आराम से एफर्ट कर सकता है, आराम से ज्वाइन कर सकता है। पूरा सिलेबस तो आपको यहीं पे करवाया जा रहा है, सिर्फ टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में मिलेगा, टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर लो। आज से हमने वहां पर भी क्विज स्टार्ट कर दिया है, एक दो क्वेश्चन आते रहेंगे, जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो आपके सामने लाते रहते हैं, और भी क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे। तो फिलहाल करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।